हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी भाई गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज हम इकाई 10 लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हिंदी आत्मकथा, जीवनी एवं गद्य की अन्य विधाएं शामिल हैं। जिसमें आज हम मूर्तिया आत्मकथा है जिसके लेखक तुलसीराम है। आज इसी रचना को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दलित परिवार में हुआ था। तुलसीराम की प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के अपने गांव धर्मपुर में ही संपन्न हुई। बचपन में ही चेचक महामारी के कारण एक आंख नष्ट हो जाने के कारण लोग उन्हें काना कहकर चिढ़ाया करते थे। तुलसीराम की पत्नी का नाम प्रभा चौधरी तथा पुत्री का नाम अंगिरा है। तुलसीराम ने उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अति संवेदनशील, मजबूत स्मरण शक्ति, राजनीतिक शास्त्र के अध्यापक, बौद्ध अध्ययन में रुचि तथा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर तुलसीराम अनेक प्रकार की बाधा चिन्हों को पार करते हुए देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। तुलसीराम ने आत्मकथा के पहले भाग का नाम मूर्तिया 2010 ईस्वी अर्थात शमशान रखा और दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। दिलीप मंडल ने तुलसीराम को भारत का ग्रामसी की संज्ञा से संबोधित किया। डॉक्टर तुलसीराम की मृत्यु 13 फरवरी 2015 को दिल्ली में लंबी बीमारी से हो गई। अब हम मूर्तिया रचना के बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। मूर्तिया डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से सन 2010 ईस्वी में हुआ। मूर्तिया अर्थात गांव का वह भाग जहां मुर्दे जलाए या गाड़े जाते हैं, अर्थात जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। मूर्तिया आत्मकथा की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से होती है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मूर्तिया आत्मकथा के बारे में तुलसीराम का कहना है, इसमें मेरा दर्द है, मेरा समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मूर्तिया है। मूर्तिया आत्मकथा की शुरुआत इस पंक्ति से होती है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मूर्तिया आत्मकथा के बारे में तुलसीराम का कहना है, इसमें मेरा दर्द है, मेरा समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मूर्तिया है। मूर्तिया के महत्वपूर्ण पात्र जूठन लेखक के दादाजी, मुसडिया 100 वर्ष से ज़्यादा जीने वाले लेखक की दादी, धीरजा लेखक की माता, जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण जिन्हें निवश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशगुन मानते थे, सोमर लेखक के पिता के बड़े भाई, मुनेसर लेखक के पिता के दूसरा भाई, नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई, मुन्नर लेखक के पिता के चौथे भाई, अंबिका पांडे साहित्य बताने वाला, मुंशी राम सूरत शिक्षक, परशुराम सिंह हेडमास्टर, सुभज्ञा साकंठा सिंह, किशनी बहुजी, जेधे चाचा को लुरखुर भी कहते हैं, पत्तू मिसिर, करपात्री जी, हीरालाल, पारसनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूपराम, तपसीराम, देवराज सिंह, विजय पांडे, अरुण कुमार सिंह आदि। मूर्तिया तुलसीराम के गांव का नाम है जिसके बारे में वे स्वयं पुस्तक की भूमिका में कहते हैं, मूर्तिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। चारवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर,
यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। तुलसीराम ने मुर्दैया आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला, बहुत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तीसरा, अकाल में अंधविश्वास। चौथा, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा, भूतनिया नागिन। छठा, चले बुद्ध की राह। सातवां, आजमगढ़ में फाका काशी। तुलसीराम की यह आत्मकथा वस्तुतः अपशगुन से शुभ शगुन तक के सफर को चित्रित करता है। बुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि उपशीर्षक में दलित समाज के अवपड़ होने के कारण फैले अंधविश्वास का चित्रण किया गया है। तुलसीराम के दादा की हत्या रात में खेत की रखवाली करने के कारण होती है, किंतु गांव में अंधविश्वास के कारण मौत का जिम्मेवार भूत को ठहराया जाता है। तुलसीराम को 3 वर्ष की अवस्था में चेचक महामारी हो जाती है। इससे दैवीय प्रकोप बता इलाज कराने के बजाय देवी देवताओं से मन्नत मांगने का काम इनके परिवार वाले करते हैं। चेचक महामारी में तुलसीराम की एक आँख खराब हो जाती है, जिसके कारण उनका नाम कान्हा पर गया। आत्मकथा में तुलसीराम की दादी के द्वारा मृत जानवरों की खाल उतारने का विस्तार से चर्चा है। तुलसीराम ने आत्मकथा में जानवरों को सुखाया गया मांस डांगर को खाने का विरोध किया। साथ ही यौन संबंध को लेकर पंचायत द्वारा किए गए विचित्र फैसलों का भी चित्रण किया है। आत्मकथा में उन्होंने बताया कि जाति से प्रताड़ित होने पर व्यक्ति को सुअर भात का भोज देना पड़ता था। तुलसीराम का परिवार रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी था। अपने परिवार के बारे में वे स्वयं कहते हैं, हमारा परिवार संयुक्त रूप से बेहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजैव हारे था, जिसमें भूत प्रेत देवी देवता संबंधता विपन्नता शकुन अपशकुन मान अपमान न्याय अन्याय सत्य असत्य ईर्ष्या द्वेष सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। लेखक आत्मकथा में अपनी दादी के प्रति विशेष रूप से भावुक और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। वे दादी की गोद में बैठकर राजा रानी कौआ गुरैया आदि की कहानियां सुना करते थे। लेखक अपने स्कूली जीवन का चित्रण मुर्दैया तथा स्कूल जीवन नामक शीर्षक में किए हैं। लेखक के पिता ने ज्योतिष से दिन दिखाकर अपने पुत्र को गांव से 7 किलोमीटर दूर विद्यालय में दाखिल करवाया। स्कूल जाने के क्रम में और स्कूल में बच्चों और शिक्षक मुंशी राम रतन लाल लेखक को चमरकिट कहकर चिढ़ाते थे और अपमानित करते थे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेखक बताते हैं कि उस समय उनके स्कूल के पास कराने के लिए प्रत्येक छात्र से 2 रुपये ली जाती थी या 2 रुपये की घूस नहीं देने के कारण लेखक को फेल कर दिया गया था। लेखक अपनी बस्ती में एकमात्र पढ़े लिखे थे। गणित विषय में उनकी गहरी रुचि थी। दूर दराज से आए पत्रों को वही पढ़ते थे। लेखक के गांव को लोग उल्कापात को भूत का भ्रमण मानते थे। यह भी मानता था कि गांव के पास पीपल वृक्ष पर भूत रहते हैं। सन 1975 में गद्दर की 100वीं वर्षगांठ के समय यह अफवाह फैलाई गई थी कि महामारी होने वाली है। बचपन में लेखक के साथ किसी तरह की परिघटना होने पर वे चमरिया माई की प्रार्थना करते थे। अकाल में अंधविश्वास उपशीर्षक में लेखक ने बौद्ध धर्म दर्शन आदि संबंधी बातों का उल्लेख किया है। लेखक के गांव में दलितों और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई भी हुआ करती थी। ब्राह्मणों के पास बल्लम भाले आदि हथियार हुआ करते थे। दलितों के पास मृत जानवरों की हड्डियों के हथियार। लड़ाई में जीत दलितों की होती थी। लेखक ने सोफी की बहू तथा दोनों बेटियों के सौंदर्य पर रिझने वाले ब्राह्मण और उसके अवैध संबंधों को संयत रूप से चित्रित किया है। तुलसीराम मनेसर चाचा के कहने पर अपनी बस्ती में रामायण का पाठ करते हैं। आत्मकथा के चौथे शीर्षक गिद्ध तथा लोक जीवन में 5वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए बबुरा धनुआ नामक गांव में जाने की चर्चा। अकाल के दौरान उनके चाचा के साथ मृत गाय का चमड़ा निकालने और उसके ऊपर
गिद्धों द्वारा आक्रमण का वर्णन किया गया है। भूतनिया नागिन उपशीर्षक में लेखक द्वारा जंगल में सांप के मारने और मरे सांप के द्वारा बदला लेने का भय लेखक को सताता है। लेखक इसी उपशीर्षक में नट परिवार की लालती नामक की लड़की को अंग्रेजी पढ़ाने जाते हैं, किंतु परिवार के लोगों को यह सुहाता नहीं है। लेखक ने आत्मकथा में मुन्नर चाचा की बीमारी को ठीक करने के लिए किए गए अनुष्ठान की भी चर्चा की है। अनुष्ठान के बावजूद भी सोमवार चाचा की मृत्यु हो जाती है। भूतनिया नागिन उपशीर्षक में ही भारत चीन युद्ध का वर्णन किया गया है। आत्मकथा के छठे उपशीर्षक चले बुद्ध की राह में लेखक ने अपने ऊपर पड़े राहुल संस्कृतियान के प्रभाव को चित्रित किया है। इस उपशीर्षक में लेखक ने वैरागी गौतम बुद्ध के विचारों का अपने ऊपर पड़े प्रभाव को भी चित्रित किया है। लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के एक शिक्षक अपनी एक छात्र से प्रेम करते थे। शिक्षक लेखक के माध्यम से ही प्रेम पत्र वहां तक पहुंचाता था। लेखक को अपने गांव में लाल बहादुर सिंह के साथ चिड़ियाकोट में जाकर शराब पीते थे, जिसके कारण उसके घर वालों ने खूब पिटाई की। आत्मकथा में लेखक ने यह वर्णन किया है कि 10वीं वर्ग में पढ़ाई का खर्चा चिंतामणि सिंह द्वारा उठाने के कारण ही वे पढ़ पाए और 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। आत्मकथा का अंतिम उपशीर्षक आजमगढ़ में फाका काशी है, जिसमें लेखक ने महाविद्यालय शिक्षा की चर्चा की है। इस उपशीर्षक में लेखक ने डीएवी कॉलेज में आरएसएस द्वारा किए जाने वाला जातिवाद को बड़े बेबाकी से प्रस्तुत किया। लेखक के मिला स्कॉलरशिप की 162 रुपये की राशि में से उसी का मित्र देवराज सिंह चाकू दिखाकर 81 रुपये छीन लेता है। वस्तुतः मुर्दिया आत्मकथा हिंदू धर्म और संस्कृति की विद्रूपता और क्रूरता का दस्तावेज है। जाति पाति ऊंच नीच घृणा और द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करेगा, यह सवाल आत्मकथा में शुरू से अंत तक बना रहता है। आत्मकथा में तुलसीराम को केवल जातिगत ही नहीं बल्कि शारीरिक विकलांगता, आँख का काना के कारण भी अपमान का सामना करना पड़ता है। चेचक में दाई आँख का खोना तुलसीराम को अशुभ की श्रेणी में ला दिया था। उनका दर्शन घर से बाहर तक के लिए अपशगुन समझा जाता था। स्कूल में तुलसीराम को बच्चे का नुमा बड़ा तेज है, एक फटाक बंद है तथा जाति आधारित टिप्पणियों से चिढ़ाया करते थे। स्कूल में पानी पीना तुलसीराम के लिए एक विकट समस्या से कम न थी। वे कहते हैं, हम अंजरी मुंह में लगाए झुके रहते हैं और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े पानी गिराते थे। वे पानी बहुत कम पिलाते थे किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे, जिससे हम पूरी तरह से भीग जाते थे। तुलसीराम ने आत्मकथा में पारोपुर गांव के एक मुसहर परिवार का भी जिक्र किया है, जो पलाश के पत्तों से पत्तल बनाता है तथा शादी विवाह में खाए गए पत्तल से खाना झाड़ कर भोजन को इकट्ठा करता है। आत्मकथा में लेखक ने रामचरण भैया की तुलना संस्कृत ग्रंथ मृतकटिकम के संकार से की है। आत्मकथा में लेखक ने एक जेडी चाचा का वर्णन किया जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। बासु पांडे झूठा बकरी चोर का आरोप लगाकर जेडी चाचा को थाने में बंद करवा देता है, जबकि बासु पांडे के पास कभी बकरी थी ही नहीं। जेडी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जेडी के उपनाम से उन्हें पुकारने लगा। तुलसीराम अपनी सफलता और प्रेरणा स्रोत के बारे में कहते हैं, आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर में अध्यक्ष बन चुका हूं, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इसमें एक थे सोवियत संघ में सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरा
डागे को डंगरिया कहने वाला सोनई तथा तीसरे थे डडियाल जेठी चाचा। तुलसीराम ने मोरधैया की भूमिका में तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश को आत्मकथा निकालने का श्रेय देते हुए कहा है, मेरे भीतर से मोरधैया को खोद खोद कर निकालने का काम तदभव के संपादक अखिलेश ने किया है। अर्थात मोरधैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें अखिलेश से मिला है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मोरधैया आत्मकथा से जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।